अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। आज हमारा टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या है, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पेपर में किस तरीके से आते हैं और उसके अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तमाम चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। कोशिश ये होगी कि इस लेक्चर और इसके बाद आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टोइशियोमेट्री समझा सकूं। लेक्चर नंबर 13 का स्टार्ट ले रहे हैं और चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हैं बेटा 8 चैप्टर्स हैं और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और इसके अंदर जो 70 to 80% हमारा पोर्शन है, या ऐसा कह लें कि 90% जो इस चैप्टर का हिस्सा है वो बेस्ड कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थ्योरी में तो हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है न्यूमेरिकल्स की तो न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है और उस वक्त तक सॉल्व करना पड़ता है जब तक तमाम स्टूडेंट्स को वो चीज़ क्लियर ना हो जाए। हेडिंग डालें अपने पास स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री भी बोलते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप बोल लो, स्टोइशियोमेट्री बोल लो, लेकिन इसका मतलब क्या है वो मतलब पता होना चाहिए। स्टेशियो का मतलब है एलिमेंट्स या एलिमेंट, और मेट्री का मतलब जो है वो है मेजर करना, कैलकुलेट करना, मेजर करना, कैलकुलेट करना। तो बहुत सारे मतलब इसके निकाले जा सकते हैं। डेफिनेशन समझ लो, फिनोमेना समझ लो कि व्हाट इज स्टेशियोमेट्री। मान लो कि हमारे पास, चलो ये बताओ कार्बन का सिंबल क्या है बेटा? कार्बन का सिंबल, बिल्कुल ठीक बोला, कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। जब ये दो चीज़ें आपस में मिलेंगी तो मिलने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगी भाई? फॉर्मेशन करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 500 ग्राम्स कार्बन मौजूद है। मेरे पास क्या मौजूद है? 500 ग्राम्स मेरे पास कार्बन मौजूद है और मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 500 ग्राम्स कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कैसे करूँ? एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, दूसरे सब्सटेंस का मास फाइंड करना है। कैसे फाइंड किया जाए? एक सब्सटेंस का मास अगर दिया हुआ हो, एक सब्सटेंस के मोल्स अगर दिए हुए हो, एक सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो, उसकी मदद से, एक सब्सटेंस की डिटेल्स दी हुई हैं, उसकी मदद से किसी भी दूसरे सब्सटेंस का या मास या नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज नोन एज स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये बच्चे सोच रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? भाई ये इसके अंदर आप क्वांटिटी फाइंड करते हो बेटा। इसके अंदर क्या फाइंड करते हो? क्वांटिटी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नई बातें हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। 1 साल का गैप भी आया है। 9th में तो आप आगे वाली रॉ में बैठ के सब बताते थे कि सर ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। यहाँ पे बताओ कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। जी, एरो से पहले वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है रिएक्टेंट और एरो के बाद वाली चीज़ को नाम दिया जाता है प्रोडक्ट। एक चीज़ रिएक्टेंट है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट जो चीज़ मिलने के बाद बन जाती है उसे बोला जाता है बेटा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दो चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। बीच में एरो है, एरो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 13, चैप्टर नंबर 1। Topic is stoichiometry, the measurement of elements, the calculation of elements, the measurements of compound। ये तमाम चीज़ें हमने करनी है यहाँ पे। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी फाइंड करते हैं, मिकदार फाइंड करते हैं, टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ अननोन सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ नोन सब्सटेंस by using balanced chemical equation. This phenomena is known as स्टेशियोमेट्री। इस ब्रांच को, इस तरीक़ेकार को, इस मेथड को नाम दिया जाता है स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री अपने आप में ही एक चैप्टर है, अपने आप में ही एक पूरी दास्तान है, अपने आप में एक पूरा शोबा डिपार्टमेंट है। अब स्टेशियोमेट्री के अंदर किस का तरह की कैलकुलेशंस होती हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स,
टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन स्टेशियोमेट्री। पहली बात, मास मास रिलेशनशिप। बेटा पहली चीज क्या है? मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। दूसरा इसके अंदर होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरी बात इसके अंदर होती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये तीन बातें आमतौर पे हुआ करती हैं और यही तीन चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे तमाम डिस्कस करनी है और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करनी है। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि सर ने लिख तो दिया लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम मास और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो, अगर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है आपको ग्राम्स के अंदर और दूसरे सब्सटेंस का भी आपको मास कैलकुलेट करना है, मतलब एक का ग्राम्स दिया हुआ है दूसरे का भी ग्राम्स आपने फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है? एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है दूसरे का फाइंड करना है, इस रिलेशन को बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। इसको क्या बोलेंगे? मास मास रिलेशनशिप का नाम दिया जाएगा। एक का मास दिया हुआ है दूसरे का निकालना है, मास मास रिलेशनशिप। दूसरी बात, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, एक का मास मतलब ग्राम्स दिए हुए हैं, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब निकालना है या ml निकालना है या डेसीमीटर क्यूब निकालना है या लीटर निकालना है, ये सारी चीज़ें, ये रिलेशन कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप के अंदर एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ होता है, दूसरे सब्सटेंस का मास आपने फाइंड आउट करना होता है, दिस इज नोन एज मास मास रिलेशनशिप। दूसरी बात क्या है? एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालना है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है ये आपने बताना है। जी मैं सुन रहा हूँ, आप बताएं बताएं बताएं, शाबाश बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोलो, आवाज़ नहीं आ रही मुझ तक। वॉल्यूम, मेरा सवाल दोबारा सुने, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? जी बताइए, शाबाश। जी बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, सही, एक का वॉल्यूम दिया हुआ है, सही, आगे। एक का वॉल्यूम दिया हुआ है दूसरे का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, दिस रिलेशन इज नोन एज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इतनी सी बात है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। और देख लें, ग्राम्स दिया हुआ है, ग्राम्स फाइंड करना है, मास मास, ग्राम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीन तरह के रिलेशन होते हैं किसके अंदर? स्टेशियोमेट्री के अंदर। स्टेशियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस? टू डिटरमिन द अमाउंट, to determine the mass, to determine the number of moles, to determine the volume of a substance, of an unknown substance, by using the amount of known substance and by using, with the help of using balanced chemical equation. This phenomena, this method, this procedure is known as stoichiometry. Stoichiometry, 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 कुछ भी बोल लो लेकिन बोल लो, याद रखो, अच्छे से याद रखो, चीज़ समझ लो। पेपर में सवाल पूछा जाए, लिख दो, नंबर पूरे ले लो और अगले सवाल की तरफ बढ़ते चले जाओ। ये है तरीक़ाकार, ये है पढ़ने का स्टाइल। दिन में 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी पढ़ लिया तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और पढ़ते वक्त अपना मोबाइल साइड पर रखो, लैपटॉप साइड पर रखो, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। घर के इधर उधर के कामों को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जब पढ़ रहे हो तो सब चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो। वरना होता यह है कि स्टार्ट पढ़ाई की होती है, उसमें 10 काम आ जाते हैं तो वो चीज़ वहीं वैसे के वैसे रह जाती है। स्टार्ट करते हैं मास मास रिलेशनशिप से और न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर देते हैं बाकायदा स्टेशियोमेट्री के अंदर। और जो पहला मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊँगा, सोच तो मैं ये रहा हूँ कि बुक का न्यूमेरिकल करवाऊँ, लेकिन चूँकि अभी मैंने आप लोगों को एक सवाल यहाँ बोर्ड पे लिखा था तो उसी सवाल से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। देखो बेटा, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेरे पास एक इक्वेशन है और वो ये है कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी।
आसान सवाल से लेके चलूँगा और मुश्किल की तरफ आपको लेके जाता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको हलवा चीज़ें नहीं, मैंने आपको वो तमाम चीज़ें सिखानी है जो बोर्ड के पेपर के अंदर आएंगी और इंशाल्लाह आप उसको कर लोगे सॉल्व। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सवाल को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, किसी किस्म के झमेलों में नहीं पड़ना। अच्छा सा रजिस्टर बनाओ, जो करवाता जा रहा हूँ उसको लिखते चले जाओ, सारी बात तुम्हें क्लियर होती चली जाएगी। बोर्ड का पेपर आएगा इंशाल्लाह तुम पूरा अटैम्प्ट करके आओगे, फिर दुआएं दोगे कि सर ने बहुत बेहतरीन पढ़ाया। और ऐसा ही हमेशा इंशाल्लाह हर साल होता है, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। मास दिया हुआ है 500 ग्राम्स। ये मास है, आपको कैसे पता चला मास है? सर यूनिट से पता चल जाता है कि क्या चीज़ दी हुई है। और आपने CO2 को बताना है कि कितना मास इसका प्रोड्यूस होगा। वी हैव 500 ग्राम्स ऑफ कार्बन एंड कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस केमिकल इक्वेशन। इतनी सी बात है। डेटा बनाए इसका। हाँ भाई डेटा बना ले बेटा। डेटा बनाने के लिए तो मैं रेड मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ। और देखो भाई डेटा बनाओ मेरा बेटा। मास कितना दिया हुआ है? मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 500 ग्राम्स। दूसरी बात होगी यहाँ पे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है भाई? सर रिक्वायर्ड है मास ऑफ CO2। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मास मास रिलेशनशिप कर रहे हैं। जी सर मास मास रिलेशनशिप हो रहा है। कैसे करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दें सोल्यूशन। सोल्यूशन की हेडिंग डाल दो। हेडिंग किस चीज़ की डाली? सॉल्यूशन। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन टू फाइंड मास ऑफ। भाई कार्बन का रिलेशन बना दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, छोड़ दो बाकी चीज़ों को बीच में, जो भी चीज़ें छोड़ो, हमें डायरेक्ट इसका और इसका काम है। कार्बन दिया हुआ, कार्बन की मदद से CO2 निकालना है, छोड़ो बीच में लवाजमातों को। कार्बन का रिलेशन बना दिया CO2 के साथ, CO2 यहाँ लिखा हुआ है। ये बताओ कार्बन के एक एटम का मास कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम्स। लिखो। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली लाइन बनाना सीख ली, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो सके, बस पहली लाइन सही लिखनी है। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। 12 ग्राम अगर कार्बन हो तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है? ये बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम्स, 12 ग्राम अगर कार्बन हो तो वो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है। 12 ग्राम्स कार्बन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम प्रोड्यूस कर सकता है 44 ग्राम्स। यूनिट की वैल्यू निकालो, यूनिट की वैल्यू 1 ग्राम की वैल्यू। ये 12 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम्स। 1 ग्राम कितना करेगा? 1 ग्राम करने के लिए अच्छा 12 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि आंसर आए 1? 12 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊं कि आंसर आए 1? 12 को 12 से डिवाइड करवाया तो आंसर आया 1 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। 44 डिवाइडेड बाय 12, 44 डिवाइडेड बाय 12। 12 को 12 से, अगर यहाँ 15 लिखा होता 15 को 15 से डिवाइड करवाता, अगर यहाँ 20 लिखा होता 20 को 20 से डिवाइड करवाता। ये है तरीक़ाकार। 12 को 12 से, और मैथमेटिक्स का रूल है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का रूल ये है कि जो चीज़ लेफ़्ट पे करो राइट पे भी करनी है। 1 ग्राम प्रोड्यूस करता है 12, 44 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको डिवाइड नहीं करना, कैलकुलेटर एक ही बार यूज़ करना। हमें 1 ग्राम की वैल्यू पता चल गई कि ये है। हमें सवाल में दिया हुआ है 500 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूसेस। जब यहाँ पे 1 को 500 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 44 बाय 12 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 ग्राम्स ऑफ कार्बन। अब आप उठाओ कैलकुलेटर और कैलकुलेटर पे आप वैल्यूज़ लिख दो और आंसर लिख दो। यहाँ पे 44 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12, तो भाई 1833.33 ग्राम्स ऑफ CO2। ये आंसर है हमारा 1833.33 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है बेटा इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार। इस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने पास आप लोग नोट करो। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो डेफिनेटली आप लोगों ने ग्रुप पे
पूछनी है कि सर ये बता दें ये किस तरीके से होगा, कैसे किया जाएगा, तो वो हम आपको चीज़ें समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बोल दें कि हाँ भाई अभी नहीं समझा रहे बाद में समझाएंगे। समझाएंगे आत के आती उसको अगली क्लास के अंदर, फ़ौरन से अगली क्लास में उस चीज़ को पहले डिस्कस करेंगे। भाई अब अगली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगली चीज़ क्या है, सवाल आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, एक आध मरतबा हाथ और सेट कर लो, बुक के सवालों की तरफ आते हैं। फिर हाथ सेट करो, पहले इस सवाल पे हाथ सेट करो, शाबाश। हाथ सेट नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में। अगला सवाल दे दूँ, एक आध सवाल खुद साख्ता सवाल दे देते हैं, उसके बाद आप कर लो यार उसको, क्या मसला है, क्या मसला है भाई। सवाल को थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टू 220 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, मास फाइंड करना है बस। कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं लिखा जाएगा, किसी किस्म का टाइम वेस्ट नहीं करना आपका। मास 220 ग्राम दिया हुआ है, वाटर मास फाइंड करना है। क्या करना है, वाटर का मास फाइंड करना है। कैसे करें, किस तरीके से किया जाएगा, ये अभी सीखना है। मास ऑफ H2 220 ग्राम्स दिया हुआ है, सवाल में लिखा है मास ऑफ H2O फाइंड करना है, सवाल में लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगली हेडिंग सॉल्यूशन की पहले से डली हुई है, पूरे सवाल की हेडिंग सब डली हुई है ऊपर, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक काम करना है भाई, रिलेशन बनाना है। किस किस का रिलेशन ही तो जोड़ना है, किन दो चीज़ों का। अच्छा भाई सवाल आपने लिख लिया H2 + O2 2H2O 2H2 + 2H2O, ऐसे करके हमारे पास ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये जो वर्डिंग यूज़ की थी वो आज ही के दिन के लिए की थी, इसी वक्त के लिए की थी कि ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। यहाँ पे 5 लिखा होता तो भाई मैं भी 5 ही लिखता, मैं ऐसा नहीं कि 5 को उड़ा देता। लिखा हुआ है तो लिखना है, नहीं लिखा हुआ होगा नहीं लिखना है। कोई आपसे बोले कि 2 क्यों लगा दिया, बोलना भाई लगाना है। एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बैलेंस करना। मैंने चाय बनाने के लिए 2 कप रखे, बन के 30-40 कप निकला है, पॉसिबल है नहीं। जितना बनाने के लिए रखोगे उतना ही निकलेगा। 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट में, लगाना है। नहीं लगा हुआ होता नहीं लगाते, 5 लगा होता 5 लगाते, 10 होता 10 लगाते, कुछ नहीं लगा होता कुछ भी ना लगाते। यहाँ पे 5 लिखा होता 5 लगाते, 6 लिखा होता 6 लगाते। हमें तो इस रूल को फॉलो करना है, अपनी तरफ से थोड़ी करना है काम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या चल रहा है बेटा, 1। कितने एटम है हाइड्रोजन के, थोड़ा इधर लिख रहा हूँ वरना ये बोर्ड ख़त्म होकर वहाँ निकल जाएगा, ये बता रहा हूँ मैं आपको। 2 वैसे का वैसे लिखा है, H2 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। 2 हाइड्रोजन का कितना होगा भाई, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा। कोई बहुत रॉकेट साइंस सवाल पूछ लिया मैंने। 2 ग्राम्स होगा ऑफ H2 भाई प्रोड्यूसेस। 2 तो वैसे का वैसा लिखा हुआ है ना, H2 ये है 2 ग्राम्स प्रोड्यूसेस। बेटा वाटर का कितना होता है मोलर मास, वाटर का मोलर मास कैसे निकालें, यहाँ कर ले भाई, यहाँ कर लेते हैं ना, तो मसला थोड़ी है। 1 × 2 + 1 × 16, तो भाई 2 और 16 18 हो गया, ऐसे 18 ग्राम्स ऑफ H2O। ये वाली बात हमने लिख दी यहाँ पे भाई। अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको कर लेते हैं ना, 2 to the 4 ग्राम्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 18 2 से कितना 36 ग्राम्स ऑफ H2O। भाई अगर 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो तो वो 36 ग्राम्स वाटर के प्रोड्यूस करवा सकती है। 1 ग्राम का बताओ कितना होगा, 1 ग्राम का। 4 को किस नंबर से डिवाइड करवाऊँ कि आंसर 1 आए। सर 4 को अगर आप बराए मेहरबानी 4 को 4 से कर दें तो 1 आंसर आ जाएगा, एक परेशानी दूर हो जाएगी, मसला सॉल्व हो जाएगा, मुश्किल आसान हो जाएगी, चीज़ समझ आ जाएगी, चीज़ क्लियर हो जाएगी। 1 ग्राम की वैल्यू हमें ये पता चल गई 36/4 ग्राम्स ऑफ H2O। इसके बाद हमें सवाल में दिया हुआ है 220 ग्राम। 220 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 220 आएगा ऑफ H2 प्रोड्यूसेस। तो रूल यही है कि जिससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसी से आपने वहाँ भी मल्टीप्लाई किया। 220/4
तो भाई इसको कर लो, कैलकुलेटर को भी इस्तेमाल कर लो। 36 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 4, 1980। लेकिन मैं इसको कैलकुलेटर पे, मोबाइल के कैलकुलेटर पे करूँगा। चलो भाई इधर करो। 36 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय 4, 1980 आ रहा है भाई, ग्राम्स ऑफ H2O। 1980 ग्राम्स ऑफ H2O, ये हमारा सॉल्व करने के बाद का ये आंसर है। तो देख लें बेटा, इस तरह से स्टेशोमेट्री का ये हमने स्टार्ट लिया है। दिस इज़ नोन एज मास मास रिलेशनशिप। एक का मास दिया हुआ है, दूसरे का मास निकालना है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है। करना है, देखिए स्टेशोमेट्री के क्वेश्चन में बुक का पेज नंबर 20 है, यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ, सवाल को अच्छे तरीके से समझना है। कैलकुलेट द वेट या मास एक ही बात है। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 that can be obtained by heating 25 grams of limestone। बेटा लाइमस्टोन होता है चूने का पत्थर। चूना तो नाम सुना होगा आपने, चूना, तो ये चूना है, चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट। also calculate the mass of कैल्शियम ऑक्साइड। अब भाई बेटा इक्वेशन भी दी हुई है, इक्वेशन लिखना मत भूलना। CaCO3 CaO प्लस CO2, ऐसे ही इक्वेशन दी हुई है। सवाल मैं खुद भी पढ़ लूँ दोबारा से, ताकि जो गलतियाँ हों वो यहीं पे करेक्ट हो जाएं। देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, पहली बात तो ये मास ऑफ CO2 फाइंड करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हासिल किया जा रहा है 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने पे, डिकम्पोज करने पे। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मास भी आपने फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसका पहले डेटा बनाओ। क्या दिया हुआ है? 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ CaCO3 बेटा ये दिया हुआ है 25 ग्राम्स। मास ऑफ CaCO3 इज 25 ग्राम्स। फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है मास ऑफ CO2 मास ऑफ CO2 के अलावा मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ CO2, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये चीज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। देखिए जब दो चीज़ें फाइंड करनी हो ना तो फिर एक हेडिंग डाल दिया करो कि सबसे पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं, दूसरी चीज़ ये फाइंड कर रहे हैं, ये हेडिंग डाल दिया करो इसके अंदर। टू फाइंड मास ऑफ CO2, टू फाइंड मास ऑफ CO2 किस तरह से बेटा फाइंड करेंगे? आप कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप रखो लेफ्ट साइड पे। जिस चीज़ का मास फाइंड करना होता है उसको रखो राइट साइड पे। ये टेक्निक बना लो, उसूल बना लो। जिस चीज़ का मास आपको फाइंड करना है उसे आप रखोगे राइट हैंड साइड पे, और जिस चीज़ का मास आपको गिवन है उसे आप रखोगे लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से मैं निकाल रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12 होता है, 16 3 48 होता है। 48 और 12 60, 60 और 40 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम्स ऑफ CO2। भाई अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो 100 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहली बात है।
100 को किस नंबर से डिवाइड करवाया जाए कि आंसर 1 आए? जी, किस चीज़ से डिवाइड करवाऊँ कि आंसर 1 आए? आप इसको डिवाइड करवाओगे 100 से। 100 को 100 से डिवाइड करवाया, 1 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस। 44 को भी 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिवाइड करवाने पे ये आपके पास आएगा। 1 ग्राम की वैल्यू जब पता चल जाती है, सवाल में जितने ग्राम्स दिए हुए हैं दोनों को उससे मल्टीप्लाई करवा दो। आप लिखो 25 ग्राम्स ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस, 44 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। जो भी आंसर आया उसको यहाँ पे आप मेंशन कर दो। 44 11 ग्राम्स हमारा आंसर आ गया। 11 ग्राम्स क्या? 11 ग्राम्स ऑफ CO2। तो पहली बात तो हमने ये फाइंड कर ली 11 ग्राम्स ऑफ CO2 कि भाई अगर हमारे पास 25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो किस किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ गया 11 ग्राम्स। अच्छा, इसके अंदर कुछ एजम्पशंस भी हैं। एजम्पशंस फॉर स्टेशियोमेट्री। एजम्पशन फॉर स्टेशियोमेट्री ये है कि आपके पास अगर 100 ग्राम या 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो 50 का 50 ग्राम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। ये जो स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी बुनियाद ये है, उसके सही जवाब आने का या प्रैक्टिकली हमारा जवाब सही होने की कुछ शराइत हैं। वो ये कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ हो इसके अंदर। जैसे मैं बता रहा हूँ 25 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट टूटा इसके अंदर, ऐसा ना हो कि 25 ग्राम्स में से 20 ग्राम्स तो कन्वर्ट हो गया, बाकी 5 ग्राम बचा हुआ है, तो कैलकुलेशन लाजमी गलत आएगी। तो पहली शर्त यह है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो रहा हो। ऐसा ना हो कि कैल्शियम कार्बोनेट किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये रिएक्शन लिखा हुआ है तो 100% ये इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। अगर कोई साइड रिएक्शन हो रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर ये कैलकुलेशन आपकी गलत होगी, सर जवाब आपका गलत आएगा। आप दूसरी हेडिंग डाल दो, टू फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। टू फाइंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैसे करें बेटा? इक्वेशन की मदद से करोगे। CaCO3 प्रोड्यूसेस नहीं, अब आएगा कुछ नई चीज़ आएगी। अब आएगा रिक्वायर्स। जब रिएक्टेंट में चीज़, अच्छा नहीं रिक्वायर्स नहीं आएगा, यहाँ पे भी प्रोड्यूसेस ही आएगा। फिर किसी सवाल के अंदर रिक्वायर्स का बताऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको? कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखूँ? कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस, भाई कैल्शियम होता है 40 और 16 है ऑक्सीजन। 40 और 16 कितना हो गया? कैलकुलेटर नहीं, ऐसे ही बताओ बेटा। 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हर चीज़ में कैलकुलेटर, खुद भी दिमाग लगाओ थोड़ा। 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 100 को अगर 100 से डिवाइड करवाऊँ तो आंसर आएगा 1 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 बाय 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सवाल के अंदर हमें कितने ग्राम्स दिए हुए? 25 ग्राम्स। आप यहाँ पे लिखो 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 56 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। 56 को मल्टीप्लाई किया आपने 25 से, डिवाइड करवा दिया आपने इसको 100 से, तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो आंसर बेटा कितना आएगा अभी देख लेते हैं। 56 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 14 ग्राम्स। ऐसे बाकी 25 ग्राम्स वो था तो उसमें से 11 ग्राम्स ये है, बाकी 14 ग्राम्स हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इस पैटर्न पे, इस तरीके पे आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। देख लें पूरा पैटर्न, डेटा बनेगा, रिक्वायर्ड बनेगा, सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी और एक एक करके अगर 2 चीज़ें या 3 चीज़ें निकालनी है तो इस पैटर्न के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना होगा। ये है बेटा इसका तरीक़ाकार, ये है मेथड इसका। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें जो दिया हुआ है वो इसी के बाद है, पेज नंबर 21 के ऊपर।
अब इसका एक मेथड और भी है, हम इसको मोल्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेटा इसको दूसरा मेथड कौन सा है, मोल्स वाले मेथड से भी इसको किया जा सकता है। तो मोल्स वाला मेथड अभी मैं आपको नहीं बता रहा, वो भी अभी बताना शुरू कर दिया, तो दोनों मेथड्स को आप लोग मिक्स करना शुरू कर दोगे। तो मोल्स वाला मेथड जब हम मास वाले मेथड को समझ लेंगे उसके बाद मोल्स वाले मेथड की तरफ आएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 21 पे, और हमें क्या कह रहे हैं अभी देख लेते हैं। स्टेशियोमेट्री इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये इसमें क्वांटिटी फाइंड करते हैं। किसी एक अमाउंट का सब्सटेंस दिया हुआ होता है, दूसरे का कैलकुलेट करना होता है बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा पेज नंबर 21 और क्वेश्चन है क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड। यह पेज नंबर 21 पे आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, और इस इक्वेशन के अंदर कह रहे हैं क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 grams ऑफ क्लोरीन। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 grams ऑफ क्लोरीन। भाई इस सवाल को वहाँ से देख के लिखना, मैं आपको इसका पूरा मेथड बता दूँ कि क्या कह रहे हैं हमसे। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस एक ही बात है। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। मास NaCl का फाइंड करना है। बेटा क्या करना है, मास NaCl का फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 grams ऑफ क्लोरीन। 142 grams आपको क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। आपने इसको सॉल्व करना है। पूरी वर्डिंग मैंने नहीं लिखी सवाल की, तो हमारा टाइम अच्छा खासा चला जाता। पेज नंबर 21 पे जो पहला सवाल है वो यही है, आप वहाँ से देख के लिख लेना। बाकी सवाल ना भी लिखो, ये जो चीज़ मैंने लिख दी है इसकी मदद से भी आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। बेटा डेटा इसका क्या है, हमें कह रहे हैं कि आप क्लोरीन का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ क्लोरीन 142 grams, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ NaCl। कैसे करें जी जनाब, कुछ आइडिया? मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर एक चीज़ बताई थी, जिस चीज़ का मास दिया हुआ हो उसे रखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, जिस चीज़ का मास हमें फाइंड आउट करना हो उसे रखते हैं राइट हैंड साइड पे। तो बेटा एक रिलेशन बना लो, यहाँ पे करते हैं इसको खुला खुला, यहाँ पे हेडिंग डाल दो सोल्यूशन। क्लोरीन का रिएक्शन बनाओगे भाई, क्लोरीन का रिएक्शन बनाओ बेटा आप NaCl के साथ। क्लोरीन का रिएक्शन किसके साथ बनाओ, NaCl के साथ। क्लोरीन को रखो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे लिखो 2NaCl। सर 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सवाल में इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो हम भी ना लिखते, लिखा हुआ है इसीलिए लिखना पड़ रहा है हमें। क्लोरीन का रिएक्शन, क्लोरीन प्रोड्यूसेस 2NaCl, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे क्लोरीन। बेटा क्लोरीन के एक एटम का मास क्या है, 35.5। 2 एटम्स का कितना होगा, 2 एटम्स का होगा 71 ग्राम्स इज प्रोड्यूस्ड। वर्डिंग का थोड़ा ख्याल रखना, वर्डिंग तुम्हें समझ आ जाएगी क्या है चक्कर। क्लोरीन 71 grams ऑफ क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड बाय NaCl का मोलर मास कितना होता है, सोडियम होता है बेटा 23 और 35.5, 23 और 58.5 grams ऑफ NaCl।
अगर 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम्स आपके पास NaCl हो तो ये 71 ग्राम्स आपके पास क्लोरीन प्रोड्यूस करवाने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको इस तरह से लिख लो, 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड। बेटा 58.5 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से कितना आंसर आया, 117। तो ये पहला स्टेप मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पहला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 117 ग्राम्स ऑफ NaCl। आपके पास अगर 71 ग्राम्स क्लोरीन हो तो वो, या आपके पास अगर 117 ग्राम NaCl हो तो वो इतना क्लोरीन प्रोड्यूस करवाने की सलाहियत रखता है। 71 को अगर हम 71 से डिवाइड करवाएं तो आएगा आंसर 1 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड। चूँकि हमने लेफ़्ट साइड पे 71 से डिवाइड करवाया, लिहाजा यहाँ पे भी 71 से आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा। और फिर सवाल के अंदर हमें क्लोरीन का मास कितना दिया हुआ है बेटा, 142 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड। तो आप यहाँ पे लिखो 117 मल्टीप्लाई बाय 142 डिवाइड, इसको आप करवा दो 71 ग्राम्स ऑफ NaCl। बेटा इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर हमें बताएं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आंसर लिखें। लेकिन तमाम चीज़ें वर्डिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है इसके अंदर, क्योंकि अगर वर्डिंग आपकी सही नहीं होगी तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, मार्क्स की डिडक्शन कर दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें, तमाम स्टेप्स आप लोगों ने भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर एक मरतबा दोबारा से समझा दें, आपने क्लोरीन यहाँ पे क्यों लिखा है, तो मैं ये बता दूं बेटा, मैं आपको पहले स्टेशोमेट्री की डेफिनेशन बता दूं। व्हाट इज़ स्टेशोमेट्री? स्टेशोमेट्री से केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी अननोन सब्सटेंस का मास फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ नोन सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस जिसका मास हमें पता हो, उसकी मदद से किसी भी अननोन सब्सटेंस का आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि क्लोरीन, अगर क्लोरीन ना दिया हुआ होता, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ होता, तो मैं लेफ़्ट साइड पे लिखता हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास गिवन है। जिस चीज़ का मास दिया होगा उसको लेफ़्ट पे रखेंगे, और जिस चीज़ का मास फाइंड करना है उसे रखा जाएगा राइट हैंड साइड पे। मान लो कि यहाँ पे वाटर दिया हुआ होता और मुझसे कहते हैं NaCl फाइंड करो, तो मैं वाटर को यहाँ लेफ़्ट पे रखता, NaCl को राइट हैंड साइड पे रखता। जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आएगी राइट हैंड साइड पे। तो मैंने लिखा क्लोरीन यहाँ पे और NaCl यहाँ पे। फिर मैंने लिखा 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड, 2 मल्टीप्लाई बाय 58.5 ग्राम्स ऑफ NaCl। 71 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 117 ग्राम्स ऑफ NaCl आ गया। फिर उसके बाद 71 को हमें किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना होता है कि आंसर 1 आए। ये मेथड कहलाता है, मैथमेटिक्स के अंदर इसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मतलब एक सब्सटेंस, 1 ग्राम की एक चीज़ की वैल्यू निकाल लो, उसकी मदद से आप किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सेब की कीमत मुझे पता चल गई, अब उसके बाद भले 10 सेब की कीमत निकालनी हो, 20 की निकालनी हो, 50 की निकालनी हो, हम बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है तरीक़ाकार। जी बेटा, आपने कैलकुलेशन की होगी। जब 1 ग्राम की वैल्यू पता चल जाती है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं गिवन अमाउंट से। गिवन अमाउंट इज़ 142 ग्राम्स। आपने इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, 117 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 142 से, डिवाइड करवा दिया 71 से, 234। 117 मल्टीप्लाई बाय 142 डिवाइडेड बाय 71, आंसर इज़ 234। 234 ग्राम्स ऑफ NaCl, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है 234 ग्राम्स। तो ये है बेटा इस सवाल का तरीक़ाकार, और इसका सेकंड मेथड भी है, वो मेथड नंबर ऑफ़ मोल्स वाला है। लेकिन मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि नंबर ऑफ़ मोल्स वाला मेथड अभी हम नहीं कर रहे, हम करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स वाला मेथड उस वक्त जब आपको मास रिलेशनशिप के ऊपर ठीक ठाक कमांड हासिल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसका जो सेकंड मेथड है वो मोल्स वाला मेथड है कि हम एक के मोल्स दिए हुए होते हैं और दूसरे के मोल्स उसकी मदद से निकालते हैं, और फिर आगे अगर वॉल्यूम भी निकालना हो तो वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये देख लें बेटा, एक सिंपल मेथड है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो हमने कैलकुलेट किया है इसे बोलते हैं मास रिलेशनशिप। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाने लगा हूँ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर कि किस तरीके से
हमें एक सब्सटेंस का मास या एक सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हुआ होगा और उसकी मदद से हम दूसरे सब्सटेंस का मास या दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के इस लेक्चर की तमाम डिस्कशन रहेगी। बुक का सहारा इसमें मैं लूँगा क्योंकि सवालात में अगर बुक के आपको करवा दूँ तो यहाँ से कॉपी किए जाते हैं या बोर्ड में भी यहीं से सवालात लिए जाते हैं और वो पेपर के अंदर बहुत मरतबा आ भी चुके हैं। तो क्यों ना हम यही वाले सवालात कर लें, सवाल को पढ़ भी लें अच्छे तरीके से। भाई देखो क्वेश्चन अपने पास लिख लो, पेज नंबर है 22 बेटा, पेज नंबर है हमारे पास 22 और सवाल है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यार स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जगह अगर मैं STP लिख दूं तो क्या आपकी इजाज़त है? बिल्कुल, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब यार हमारे ऊपर कुछ ना कुछ टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है। मान लो 273 है, 273 को उन्होंने बोला कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है सी लेवल पे वो 1 ATM है, तो उसको बोल देते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर, बात ख़त्म। STP बोलते हैं इसको। बाय द कंबस्शन, कंबस्शन मीन जलाना उसको ना, किसी सब्सटेंस को, कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CH4, इक्वेशन भी लिख लो बेटा, CH4 + 2O2 प्रोड्यूसेस CO2 + 2H2O। ये वाली सारी बात है, बस परेशान नहीं होना है, परेशान हुए तो काम ख़त्म, काम खराब। परेशान नहीं होना। सवाल क्या है, सवाल समझो, भले टाइम ज़्यादा लग जाए कोई मसला नहीं है भाई, अभी है अच्छा खासा टाइम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। वॉल्यूम ऑफ CO2 बेटा हमें फाइंड करना है एट STP बाय द कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CH4। 20 ग्राम से पता चल रहा है कि मास दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस ये फाइंड करना है। STP दिया हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेटा इसका हम बनाते हैं। डेटा क्या है बेटा, मास ऑफ CH4 मास ऑफ CH4 इज 20 ग्राम्स। पहली चीज़ क्या है, मास ऑफ CH4, मास ऑफ CH4 दिया हुआ है 20 ग्राम्स, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। बेटा STP का वर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो STP के ऊपर कुछ फार्मूलाज भी हुआ करते हैं, वो फार्मूलाज भी इंशाल्लाह हम समझेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे होगा पूरा तरीक़ाकार आपको समझाया जाएगा, लेकिन अभी सवाल समझो। सवाल में कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके ऊपर MMM.IMP लिख लो। MMM.IMP मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के हवाले से। मास ऑफ CH4 सवाल में दिया हुआ है 20 ग्राम्स। आपने निकालना है क्या, आपने निकालना है CO2 का वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको तरीक़ाकार समझा दूं। पहले आप निकाल लो मास की मदद से मास, फिर उस मास को आप कन्वर्ट कर दो वॉल्यूम के अंदर। तो कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, बस आप हेडिंग डाल दो पहले सॉल्यूशन की। पहले मास फाइंड कर लो CO2 का। मास बेटा किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई। इक्वेशन कौन सी है, जिस चीज़ का मास पता हो, आपको CH4 का मास पता है, आपने CH4 का रिलेशन बना दिया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। CH4 का रिलेशन आपने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब आप इसका रिलेशन बना दोगे CH4 का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो एक सब्सटेंस का मास हमें पता है, दूसरे सब्सटेंस का मास हम आसानी कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा CH4 होता है 16 ग्राम्स ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स ऑफ CO2। अगर 16 ग्राम्स आपके पास CH4 दिया हुआ हो तो वो 44 ग्राम्स प्रोड्यूस कर सकता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली बात क्या होती है, 16 को 16 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1 ग्राम्स ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 को 16 से डिवाइड करवाया ऑफ CO2। अब सवाल के अंदर CH4 कितना दिया हुआ है बेटा, सवाल के अंदर दिया हुआ है 20 ग्राम्स।
तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 ग्राम्स ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 44 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम्स ऑफ CO2। आप इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करवा दो। 44 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 16, 55 हमारा आंसर आ गया। 55 ग्राम्स ऑफ CO2, 55 ग्राम्स ऑफ CO2, ये हमारे पास आया 55 ग्राम्स ऑफ CO2। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर क्या है? 55 ग्राम्स ऑफ CO2 के अलावा 55 ग्राम्स ऑफ CO2 जो है इसमें हमारे पास ये मास निकल आया। नाउ 55 ग्राम्स ऑफ CO2 के बाद हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम का। देखो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी हमारी ये होनी चाहिए कि मास की मदद से दूसरे सब्सटेंस का मास निकालेंगे, और जब मास निकल आएगा तो उससे बेटा कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला हमारे पास होगा ये, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP पे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मास अभी CO2 का हमने कितना फाइंड किया? 55 मल्टीप्लाई बाय 22.4, और मोलर मास होता है CO2 का 44। बेटा इसको कैलकुलेट करो ज़रा, बताओ। 55 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 44, 28। यूनिट कौन सी आएगी? डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP के ऊपर अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो तो बेटा इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP इज इक्वल्स टू 28 ग्राम्स। 28 ग्राम्स आपके पास आ गया वॉल्यूम। देखिए, इस सवाल के अंदर हमें करना क्या था? इस सवाल के अंदर हमें मास दिया हुआ था, एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ था। मास कितना था? 20 ग्राम्स, और 20 ग्राम्स की मदद से हमने सबसे पहले मास निकाला, मास रिलेशन अप्लाई किया, मास निकल आया, उसको फिर कन्वर्ट कर लिया हमने किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ओवरव्यू आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको अपने पास नोट करना चाहें आप इसको बआसानी अपने पास नोट कर सकते हैं। रजिस्टर में साफ़ सुथरी राइटिंग के अंदर आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, और कोशिश ये करनी है कि रजिस्टर साफ़ सुथरा हो, उसके अंदर मार्कर्स का इस्तेमाल करें। देखें जिस तरीके से मैं हेडिंग डाल के काम कर रहा हूँ और प्रॉपर वे में काम कर रहा हूँ, बिल्कुल कोशिश करें आप लोग भी इसी तरीके से काम करें। इसके अंदर भी मोल्स वाला मेथड अप्लाई हो सकता है, लेकिन मोल्स वाला मेथड अभी नहीं करवाऊँगा। सबसे पहले मेरी कोशिश यही है कि आपको मास रिलेशनशिप पक्का करवा दूँ। जब मास रिलेशनशिप के थ्रू वो एक चीज़ पक्की हो जाएगी, फिर दूसरी चीज़ सिर्फ एक सवाल करवाऊँगा, बाकी तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसकी टेंशन नहीं है। पहले एक मेथड पक्का हो। बाज़ औक़ात यही होता है कि टीचर सारे मेथड एक साथ ही पढ़ा देते हैं। जब सारे मेथड एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं तो उसमें फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस मेथड से करें इस मेथड से, तो वो मिक्सअप हो जाएगी। अभी पहले एक चीज़ कमांड हासिल कर लें। जब एक चीज़ हमारी पक्की हो जाएगी बेटा, फिर उसके बाद हम दूसरे मेथड को अडॉप्ट करेंगे। इंतहाई आसान है, हो सकता है कि फिर आप वो मेथड समझने के बाद उसी मेथड से करना शुरू कर दो। अच्छा, अब हमें क्या कह रहे हैं बेटा, अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम। पेज नंबर 23, ठीक है बेटा, पेज नंबर 23। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 at STP for the complete combustion of for the complete combustion of 2 moles of carbon disulfide देखो मोल्स आ गया बेटा,
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 and SO2 produced also। इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा, CS2 + 3O2 CO2 + 2SO2। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम, जो मैं मोल्स वाला मेथड कह रहा था, तो चले अब मोल्स वाले मेथड पे भी अब थोड़ा सा मास मास रिलेशनशिप पे हाथ सेट हो गया है। देखते हैं कि किस तरीके से मोल्स वाले मेथड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। बेटा पहली चीज़ हमें यहाँ पे दिए हुए 2 मोल्स किस चीज़ के, कार्बन डाइसल्फाइड के। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। इन दोनों का वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा। किस तरीके से करेंगे ये भी अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप पहले तो डेटा बना लो ताकि आपका 30% काम आसान हो जाए। क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 भी फाइंड करना है, शाबाश। O2 भी तो फाइंड करना है, ये नज़रों से कहाँ जा रहा है। O2 भी फाइंड करना है, CO2 भी फाइंड करना है, SO2 भी फाइंड करना है। किस चीज़ की मदद से, CS2 की मदद से। तो एक सब्सटेंस का मास गिवन होता है, उसकी मदद से हर चीज़ का मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को तो बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री। यही तो है असल स्टोइचियोमेट्री। कैसे, डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स ऑफ CS2 2 मोल्स। पहली बात रिक्वायर्ड क्या है बेटा, रिक्वायर्ड है यहाँ पे हमें मोल्स ऑफ CO2, नहीं मोल्स नहीं, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ SO2 और वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है बेटा, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। देखो मोल्स वाला मेथड आ चुके हैं, तो मोल्स वाले मेथड से कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। उम्मीद है पिछले सवाल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कैसे करें, आप पहले हेडिंग डाल दो फॉर वॉल्यूम ऑफ, ऐसे हेडिंग डाल दो, पहले CO2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, किस चीज़ की मदद से करोगे, वही CS2 का रिलेशन पहले CO2 के साथ जोड़ोगे। CS2 का रिलेशन आपने CO2 के साथ बना दिया। आप इधर वर्डिंग क्या लिखोगे, देखो CS2 के नंबर ऑफ मोल्स हमें सवाल में दिए हुए 2 मोल्स। अब यहाँ पे गौर से समझो क्या है भाई, CS2 का कोफिशिएंट क्या था 1, कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है 1। हम यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होता है वो लिखते हैं 1 मोल ऑफ CS2 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 मोल। अगर यहाँ पे लिखा होता 5, मैं लिखता 5 मोल्स ऑफ CS2 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2, लेकिन चूंकि 1 लिखा हुआ है इसीलिए मैं भी 1 लिखूंगा। जब 1 मोल की वैल्यू पता चल जाए तो सवाल के अंदर दिए हुए 2 मोल्स ऑफ CS2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड के। नाउ वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। भाई ये मोल्स वाला मेथड है, इसका कोफिशिएंट 1 था, 1 मोल, इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, इसके 2 मोल्स, ऐसी बात है इसके भी 2 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, इसके 5 मोल्स, उसके भी 5 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा मोल्स कितने हैं भाई, मोल्स दिए हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये तो सिंपल है 22 44.8 डेसीमीटर क्यूब। ये आपने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ एट STP। देख लो बेटा, पहली चीज़ इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दी, कितनी आसान थी।
दूसरी चीज़, चलो इसको नोट भी कर लो क्योंकि फ्रंट पे मैं आ रहा हूँ, इस तरीके से आप नोट भी कर लो कैसे होगा, फिर मैं इसका अगला पार्ट करवा दूँ। देखें अब इसके बाद आप हेडिंग डालोगे टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ SO2। अगला किस तरीके से करेंगे, इक्वेशन बेटा आप CS2 की मदद से निकालोगे SO2, लेकिन कोफिशिएंट में देखो SO2 से पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, CS2 से पहले लिखा हुआ है 1, आप लिखोगे 1 मोल ऑफ CS2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ SO2। इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, उसके 2 मोल्स, एक की वैल्यू पता चल जाए तो सवाल में कितने मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल्स ऑफ CS2 प्रोड्यूसेस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स ऑफ SO2, तो ये आया 4 मोल्स ऑफ SO2। अगर इसका 1 मोल उसके 2 प्रोड्यूस कर रहा है, इसके 2 मोल्स उसके 4 करेंगे, इसके 4 मोल उसके 8 करेंगे, इसके 12 मोल उसके 24 मोल्स, डबल इस तरीके से। नाउ वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 89.6 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ SO2 एट STP। ये है बेटा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट किस तरह से कैलकुलेट करें, थर्ड पार्ट के लिए यहाँ से ये मिटा देते हैं, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2। देखिए अब CS2 का रिलेशन बनाओगे आप O2 के साथ, आपने लिखा CS2 प्रोड्यूसेस 3O2, तो आपने यहाँ पे लिखा 1 मोल ऑफ CS2 रिक्वायर्स। अब आएगा यहाँ पे रिक्वायर्स, जब रिएक्टेंट साइड पे होता है तो रिक्वायर्स आता है, प्रोडक्ट साइड पे होता है तो प्रोड्यूसेस आता है। 1 मोल ऑफ CS2 रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ O2। 1 मोल के लिए चाहिए 3 मोल्स, सवाल में इसके दिए थे 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ CS2 रिक्वायर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2, या ऐसे कर लो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मोल्स। तो इसका 2 मोल्स, इसके भी, इसका 1 मोल, इसके 3 प्रोड्यूस कर रहा है। जब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 मोल्स ऑफ O2। जब मोल्स बेटा पता चल जाते हैं तो फिर आप फॉर्मूला लगाते हो, नाउ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 134.4, तो बेटा 134.4 डेसीमीटर क्यूब ये हमारा आंसर आया। और ये किस चीज़ का आंसर है, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP के ऊपर अगर हमें ये तमाम चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो बेटा इस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। एक नया मेथड जो आप लोगों को मैं सिखाना चाह रहा था वो था नंबर ऑफ मोल्स का, और ये मैंने सिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।